बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी से करते हैं, जिसका मफ़हूम ये है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में से बेहतर वो है जो ख़ुद इल्म सीखे और दूसरों को सिखाए। लास्ट लेक्चर में आपसे मैंने एक्ज़ोस्केलेटन पे बात की थी। एक्ज़ोस्केलेटन को कंप्लीट मैंने इलेबोरेट किया था। आज बात करेंगे हम एंडोस्केलेटन पे। एंडोस्केलेटन, एंडो मीन, एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। एंडो मीन इनसाइड। इनसाइड द बॉडी supporting structure inside the body supporting structure is known as endoskeleton। ठीक है, स्केलेटन तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे एंडोस्केलेटन, इसको ये तो था इसका लिटरेरी मीन। अब ये क्या है, इसको जब हम डिफ़ाइन करेंगे, पहले आप लिटरेरी मीन लिखिएगा, फिर उसके बाद आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखिएगा। इट इज़ दी हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी on which soft parts are attached, soft parts attached। और वो सॉफ्ट पार्ट कौन से हैं? वो सॉफ्ट पार्ट्स हैं फ्लैश। फ्लैश मीन मीट, जो गोश्त है। जो स्किन है, स्किन है उनके ऊपर अटैच होती है। फ्लैश, स्किन वगैरह ये सॉफ्ट पार्ट्स हैं और वो हार्ड पार्ट्स के ऊपर अटैच होते हैं, यानी कि सॉफ्ट पार्ट्स ने कवर किया होता है हार्ड पार्ट को। और हार्ड पार्ट जो है, हार्ड पार्ट है वो क्या है भला? स्केलेटन। ठीक है, तो स्केलेटन अंदर है किसके? सॉफ्ट पार्ट के। तो क्या कह दिया? एंडोस्केलेटन। ये इसकी डेफिनेशन है। अब एंडोस्केलेटन में दो चीज़ें, इसके एंडोस्केलेटन के पार्ट्स पे अगर बात करें तो एंडोस्केलेटन के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है बोन और दूसरा है कार्टिलेज। एंडोस्केलेटन के ये दो पार्ट हैं। तो सबसे पहले फिर मैं आपसे बात करूंगा बोन पे। बोन क्या है, कैसे बनती है, कौन सी चीज़ें इसे डेवलप करवाती हैं? जी, बोन, इसको कहा जाता है कि बोन इज़ दी हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। बोन इज़ दी हार्डेस्ट कनेक्टिव, C फॉर कनेक्टिव, T फॉर टिश्यू, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। अब जो बोन के जो मैच्योर सेल्स हैं, बोन के जो मैच्योर सेल्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स ये बोन के मैच्योर सेल्स हैं। ओस्टियो मीन क्या होता है? ओस्टियो मीन याद रखिएगा, ओस्टियो का मतलब होता है बोन और साइट्स मीन सेल्स। ठीक है, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, मैच्योर सेल्स का नाम है ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियो मीन बोन और साइट्स मीन सेल्स। अब हमने बात करनी है बोन के स्ट्रक्चर पे। सेकंड हेडिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। अगर हम बोन के स्ट्रक्चर पे बात करें तो बोन के दो पार्ट हैं। बोन के पार्ट्स होते हैं, इसके दो पार्ट हैं बोन के।
एक इनर पार्ट है, इनर पार्ट, उसको कहते हैं स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन इनर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये स्पॉन्जी बोन है, ठीक है। अब इनर पार्ट के बाद एक होता है आउटर पार्ट, नंबर 2, यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा पार्ट है जो आउटर रीजन है, उसको कहते हैं, जो आउटर पार्ट है ना, उसे कहते हैं कॉम्पैक्ट बॉन, उसे कहते हैं कॉम्पैक्ट बॉन, बी फॉर बॉन। अब ये है आउटर पार्ट, ये है कॉम्पैक्ट बॉन। आई होप सो आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये जो कॉम्पैक्ट बॉन है, ये बाहर वाला कॉम्पैक्ट बॉन, आपको एग्जाम में डिफरेंस भी आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉन्जी बोन एंड कॉम्पैक्ट बोन। तो मैं दोनों तरफ से लिख दूंगा, इस तरफ मैं स्पॉन्जी बोन के पॉइंट लिख दूंगा, इस तरफ कॉम्पैक्ट बोन लिख दूंगा, और ये डायग्राम भी सेंटर में बनी हुई है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जब एग्ज़ाम में ये शॉर्ट आएगा ना, तो आप बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे परफॉर्म कर सकेंगे। अब ये पहली बात कर लेते हैं कॉम्पैक्ट बॉन पे। एक डिफरेंस तो हो गया, एक डिफरेंस हो गया, जो कॉम्पैक्ट बॉन है वो आउटर पार्ट है, जो स्पॉन्जी बॉन है वो इनर पार्ट है, ये एक डिफरेंस है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ना पॉइंट नंबर 2 लिखूँगा इस तरह, ठीक है। ये अब जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा डिफरेंस है, वो ये होगा कि ये डेंस है, कॉम्पैक्ट बॉन डेंस है, डेंस है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इसके साथ ही आपने मेंशन कर देना है डेंस है, स्ट्रॉन्ग है, और इससे ये प्रोवाइड करता है अटैचमेंट साइट्स, अटैचमेंट साइट्स फॉर मसल्स। क्या प्रोवाइड करता है मसल्स को? अटैचमेंट साइट्स, यानी कि अगर बॉन के साथ मसल्स ने जुड़ना है तो जिस हिस्से के साथ जुड़ना है बॉन के, उस हिस्से का नाम क्या है? कॉम्पैक्ट बॉन, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट बॉन है, कॉम्पैक्ट बॉन डेंस है, स्ट्रॉन्ग है, अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है, किसके लिए? मसल्स की अटैचमेंट के लिए, ठीक है। अब ज़रा इस तरफ आ जाते हैं, स्पॉन्जी बॉन। ये तो मैंने कहा डेंस है, स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे इसका जो दूसरा पॉइंट आपने लिखना है डिफरेंस में, आपने लिखना स्पॉन्जी बॉन इज पोरस। इसमें पोर्स होते हैं, पोरस होते हैं, ठीक है। और इनर साइड है, पोरस है, और साथ में आपने इसमें मेंशन करना है कि इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर सप्लाई होती है, सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की। किसकी सप्लाई होती है? ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स इस हिस्से के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई लेके आ रही होती है, ठीक है ना। ब्लड के ज़रिए क्या आ रहे होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आ रहे होते हैं। कौन से हिस्से में? स्पॉन्जी पार्ट में। और एक तो पोरस है, ब्लड वेसल्स की इसमें सप्लाई आ रही है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और इसके अलावा ये वो पार्ट है, ये वो पार्ट है बॉन का जहाँ पे बॉन मैरो होता है, हड्डी का गोदा जिसे आप अक्सर नाम देते हैं बॉन मैरो, हड्डी का गोदा। वो पंजाबी में बोले तो इसे मिख कहते हैं। वो कभी पाई वगैरह जो है ना आप खाएंगे ना, तो उसके अंदर से जो गोदा बाहर आ रहा होता है ना, उसे मिख कहते हैं। तो वो बॉन मैरो होता है, ठीक है। एनीवेज, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो भी इन्हें कहा जाता है वो मैंने एलैबोरेट किया। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मींस के क्वालिफाइड हैं, मींस आप फिर कहेंगे बॉन मैरो, डेफिनेटली बायोलॉजिस्ट हैं, बॉन मैरो का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जब भी कभी जो लॉन्ग बॉन है वहाँ से जो मटेरियल रिमूव आउट हो रहा होगा, तो उसको आप फिर बॉन मैरो ही कहिएगा। आपके जहन में फ़ौरन बॉन मैरो आना चाहिए।
बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर कोई मिख कहता है तो आपके जहन में बोन मैरो आए, अगर हड्डी का गोदा है तो आपके जहन में बोन मैरो ही आना चाहिए, ठीक है। तो फिर बायोलॉजी का हक अदा हो जाएगा। तो पोरस है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई है और साथ में इसमें क्या होता है, बोन मैरो होता है। अब डेफिनेटली अगर बोन मैरो है तो ये वो हिस्सा है, ये स्पॉन्जी बोन वो हिस्सा है जहाँ से ब्लड सेल्स बनते हैं, ये वो हिस्सा है जहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है, हड्डी के गोदे से डेवलप हो रहे होते हैं। ये मैंने पार्ट्स में डिफरेंस आपको बता दिया, स्पॉन्जी बोन और कम्पैक्ट बोन में डिफरेंस किया और साथ में मैंने डायग्राम भी बना दी। एनीवेज आपने कोशिश करनी है इसको अच्छी तरीके से ड्रा करें, आपकी हैंड राइटिंग डायग्राम जो है ना वो ज़रा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहा करें। तो अब जो स्ट्रक्चर के बाद अब आपकी नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो आपने देनी है बोन फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन, और यू मे कॉल इट एज हाउ बोन इज़ फॉर्म्ड, हाउ बोन इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है ना कि बोन बनती किस तरह है, तो ये बोन फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ। एक्चुअली 3 तरह के सेल होते हैं, मैं तीनों को बयान कर दूंगा। ये बेसिक सेल्स हैं, ये हैं स्टेम सेल्स जो पहले नंबर 1 पे बने हुए हैं ना, ये स्टेम सेल्स हैं। अब जानते हैं स्टेम सेल्स क्या होते हैं। स्टेम सेल्स को डिफाइन कर देता हूँ। स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स that differentiate into special cells, special kind of cells that have the ability to convert into the special cells, okay, वो है स्टेम सेल्स। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, इनकी डेफिनेशन के मुताबिक एग्जांपल दे देता हूँ। अब बोन फॉर्मेशन में स्टेम सेल को मैंने डिफाइन किया कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जिनके पास किसी और स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी मौजूद है। तो जो स्टेम सेल होते हैं ना, ब्लड स्ट्रीम में मौजूद हैं, ठीक है। अब स्टेम सेल अगर बोन कहीं पे बनानी है, क्या बनानी है, बोन, तो स्टेम सेल जो होते हैं ना वो ये एबिलिटी रखते हैं कि ये कन्वर्ट हो सकें। मैं एस फॉर लिखूँगा स्टेम, डॉट सी फॉर सेल्स। स्टेम सेल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो कन्वर्ट हो सकें, अपने आप को चेंज कर सकें ओस्टियोक्लास्ट में। ये सेल हैं, ओस्टियोक्लास्ट में कन्वर्ट हो सकें। अब स्टेम सेल्स किस में कन्वर्ट हुए, ओस्टियोक्लास्ट में। तो जब ओस्टियोक्लास्ट ये वाले सेल बनते हैं ना, तो बेटा याद रखना ये वाले सेल्स बनने के बाद ये इन्वेड कर देते हैं, हमला कर देते हैं, घेरा डाल लेते हैं। किसको घेरा डाल लेते हैं, किसको इन्वेड करते हैं, जहाँ पे कार्टिलेज बनी होती है, सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, मतलब उतने हार्ड नहीं है जितनी बोन है। तो वो कार्टिलेज को इन्वेड करते हैं, कार्टिलेज के ऊपर अटैक करने के बाद उसको डिज़ोल्व कर देते हैं, ठीक है। कार्टिलेज पे अटैक करने के बाद उसे क्या कर देते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं। जब वो कार्टिलेज को डिज़ोल्व कर देते हैं, यानी कि वहाँ से कार्टिलेज का स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद यही स्टेम सेल्स एबिलिटी रखते हैं कन्वर्ट होने की कि वो बना दें ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट बना दें। फिर ओस्टियोब्लास्ट पहुंचते हैं उस जगह पे जहाँ पे कार्टिलेज
ओस्टियोक्लास्ट ने डिसॉल्व कर दी हुई है। तो जब ओस्टियोब्लास्ट उधर पहुंचते हैं तो वो जाके क्या करते हैं, ओस्टियोब्लास्ट आर दोज सेल्स दैट कैन फॉर्म बॉन, और वहाँ पे वो क्या बनाना शुरू कर देते हैं, बॉन बनाना शुरू कर देते हैं। इनको बॉन फॉर्मिंग सेल्स कहा जाता है, वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, ये इधर इस डायग्राम में आ जाए, ये स्टेम सेल्स हैं, ये कन्वर्ट हो रहे हैं किस में भला, ओस्टियोब्लास्ट में, उस जगह पे जहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट ने कार्टिलेज को डिसॉल्व कर दिया। फिर क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट उधर जमा होते जाते हैं, ओस्टियोब्लास्ट जमा होते जाते हैं, इनके स्टेम सेल्स कन्वर्ट होते रहते हैं ओस्टियोब्लास्ट में, ओस्टियोब्लास्ट उधर अकमुलेट होते रहते हैं, यहाँ तक कि ओस्टियोब्लास्ट जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं। यानी ये आप गौर कर रहे हैं, ये क्या है, ये इंट्रैपिंग हुई है, ये हैं ओस्टियोसाइट्स। मैं इसको बयान करता हूँ। स्टेम सेल्स ने कन्वर्ट किया खुद को किस में, ओस्टियोब्लास्ट में। ओस्टियोब्लास्ट आर बॉन फॉर्मिंग सेल्स। जब उन्होंने बॉन बनाना शुरू की, एक्चुअली उन्होंने खुद को वहाँ पे अकमुलेट किया, यहाँ तक कि वो सारे ओस्टियोब्लास्ट जब इस डायग्राम में आए ना, इस शेप में आए, तो वो एंटेंगल हो गए। एंटेंगल मतलब उनका उधर एक जाल बन गया, उनका क्लम्प बन गया। उन्होंने एक जो है सारे स्ट्रक्चर में एक ना अकमुलेट होने के बाद एक वेब बना दिया, सही है, एक जाल बुन दिया। तो जब उन्होंने जाल बुन दिया तो समझ लीजिए कि ओस्टियोब्लास्ट ने जब जाल बुन दिया, जब वेब बना दी, जब एक नेट बना दिया, तो वही ओस्टियोब्लास्ट के नेट को, उसमें पाए जाने वाले सेल्स को अब आपने क्या कहना है, ओस्टियोसाइट्स। क्योंकि अब वो बॉन बन गई, जब नेट बना ना, सारे एंटेंगल हो गए, सारे जुड़ गए आपस में, तो बॉन बन गई। जब बॉन बन गई तो उसको आपने कह दिया कि वो ओस्टियोसाइट्स हैं। क्या कहा उसे, ओस्टियोसाइट्स हैं। यानी क्या मैंने बोला, मैच्योर बॉन सेल्स हैं वो। ओस्टियो मीन बॉन, अब साइट्स मीन सेल्स। ओस्टियोब्लास्ट बॉन बनाने वाले सेल्स, और ओस्टियोसाइट्स बॉन के सेल्स। एक बनाने वाले हैं, ये वो हैं जो बना चुके हैं। बॉन के बनाने से पहले वाले सेल्स ओस्टियोब्लास्ट हैं, जिन्होंने बॉन को बनाना है। जब बना लिया तो क्या बन गए, ओस्टियोसाइट्स बन गए। आई थिंक सो आप समझ गए होंगे। ये बॉन फॉर्मेशन है। बॉन फॉर्मेशन के बाद ये कंप्लीट होगी बॉन। मैंने कहा दो पार्ट्स हैं, पहला है बॉन, दूसरा क्या है वाला, कार्टिलेज। तो अब हम बात करते हैं कार्टिलेज पे। जी, जो कार्टिलेज है, एक बात मैंने आपसे बयान की है, जो कार्टिलेज हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, इतने हार्ड नहीं है जितना कि बॉन है। ठीक है, ये बॉन से सॉफ्ट है। एनीवेज लिख लें, सॉफ्टर देन बॉन, सॉफ्ट देन बॉन, बॉन से सॉफ्ट होते हैं। और इसके अलावा इसमें जो है ना, ये फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, इसकी जो मैच्योर सेल्स हैं फ्लेक्सिबल है, और इसके जो मैच्योर सेल्स होते हैं उनको कहते हैं कंड्रोसाइट्स। उनको क्या कहते हैं, कंड्रोसाइट्स। मैच्योर कार्टिलेजियस सेल्स नाउन एज कंड्रोसाइट्स। अब उसके बाद हैं कार्टिलेज की टाइप्स। कार्टिलेज की जो टाइप्स हैं वो मेजर तो दो ही हैं। ठीक है, कार्टिलेज की मेजर टाइप्स दो हैं, टू टाइप्स हैं, लेकिन जो बॉन्स में पाई जाती है ना वो एक जैसी, मतलब बॉन्स में पाई जाने वाली दो हैं। ठीक है ना, मैं बयान कर देता हूँ। ये वैसे दो टाइप हैं लेकिन तीन होंगी। कैसे, मैं बयान कर देता हूँ। नंबर वन वो है हेलाइन कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज,
अब जो हेलाइन कार्टिलेज है, सबसे पहली कार्टिलेज हेलाइन कार्टिलेज के मतलब एक MCQ आपको आएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। द मोस्ट अबंडेंट टाइप इन द बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो कार्टिलेज है वो हेलाइन कार्टिलेज है। ठीक, ये आपके एग्ज़ाम का MCQ है, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ये कार्टिलेज में पूछ लेते हैं आपसे। मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज इज़ नोन एज हेलाइन कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज के बाद हेलाइन कार्टिलेज की जो प्रॉपर्टी है नेक्स्ट है वो ये पाई कहाँ जाती है। हेलाइन कार्टिलेज पाई जाती है एट द एंड ऑफ मूवेबल जॉइंट्स, मूवेबल जॉइंट्स पे पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा नोज, ट्रेकिया और इसके साथ जो है वो लेरिंक्स में पाई जाती है। ठीक, ये पहली टाइप हो गई। जो इन स्ट्रक्चर्स को तो आपको पता होगा, नोज़ का पता होगा ना आपको, ये तो आसान सी बातें हैं। ट्रेकिया का पता होगा, ट्रेकिया, लेरिंक्स वॉइस बॉक्स है हमारा, जहाँ से बोलते हैं, जहाँ से आवाज़ पैदा होती है। ट्रेकिया जो है वो आपको पता है, ट्रेकिया विंड पाइप है, सही है, सांस लेने वाली नाली है। तो नंबर 2 जो कार्टिलेज है वो है हेलाइन के बाद है इलास्टिक कार्टिलेज। तो जो इलास्टिक कार्टिलेज है ये कहाँ पाई जाती है? इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाती है जो हमारे कान हैं, ईयर्स, वो भी एक्सटर्नल पिन नहीं बल्कि पिन्ना कह लें, एक्सटर्नल पिन्ना। जो कान के बाहर वाला स्ट्रक्चर है ना, जो हारनुमा साख्त है, तो वो एक्सटर्नल पिन्ना होता है। अगर आप अपने कानों को छुएंगे ना, जो हिस्सा आपके हाथ में आ रहा है ना, जो हिस्सा आपके हाथ में सारा आ रहा है, तो वो एक्सटर्नल ईयर है, सही। तो एक्सटर्नल पिन्नी, उसमें ये पाई जाती है कौन सी कार्टिलेज बोला? इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, और नंबर 3 पे जो मैं बयान करने वाला हूँ वो है फिब्रस कार्टिलेज। फिब्रस कार्टिलेज, फिब्रस कार्टिलेज भी है, ये कहाँ पाई जाती है बेटा? याद रखिएगा, जो फिब्रस कार्टिलेज है वो पाई जाती है हमारे जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं उनमें, इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स में। अब इंटरवर्टिब्रल क्या है? वर्टिब्रा का तो पता होगा आपको, वर्टिब्रा होते हैं ये रीढ़ की हड्डी, जिसे उर्दू में मोरे भी कहते हैं। वो अक्सर औकात कहते हैं ना मेरे मोरें च दर्द है, तो वो मोरे जो कह रहे होते हैं ना, वो वर्टिब्रास की बात कर रहे होते हैं, रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे होते हैं। तो रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्रास लगे होते हैं, उन वर्टिब्रा के दरमियान में, 2 वर्टिब्रा के दरमियान में जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है उसमें जो कार्टिलेज है वो फिब्रस कार्टिलेज। देखो मैं बना के थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये ना मतलब एक वर्टिब्रा है ना, ये एक वर्टिब्रा है, ठीक है, और इसके साथ नीचे इसके दूसरा वर्टिब्रा है। तो जो 2 वर्टिब्राज हैं उनके दरमियान में यहाँ पे एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, 2 वर्टिब्राज के दरमियान में, ये सही। ये जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, ये कार्टिलेज है एक्चुअली। और कौन सी कार्टिलेज है? फिब्रस कार्टिलेज, सही। तो यहाँ पे मैंने तो आपको कहा था कि 2 हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने खैर 3 बयान कर दी। मेजर 2 ही हैं एक्चुअली। जो हेलाइन कार्टिलेज है ना, ये मोस्ट अबंडेंट टाइप है, मूवेबल जॉइंट्स पे भी ये पाई जाती है। लेकिन उनमें कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जैसे वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स हैं, वहाँ की जो कार्टिलेज है ना, उसको आपने हेलाइन नहीं कहना, फिब्रस कहना है, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन फीचर है, सही है। वैसे मेजर 2 ही हैं, हेलाइन और
इलास्टिक। फिब्रस भी उसी में फॉल करती है, लेकिन ये स्पेसिफिक है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के लिए, तो एक नाम दे दिया उसको, क्या बोला, फिब्रस कार्टिलेज। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये जो है कार्टिलेज हमारी कंप्लीट हो गई। तो मैंने आपको बोन के एंडोस्केलेटन के जो स्ट्रक्चर थे, जो पार्ट्स थे दो, उन वो बयान कर दिए, बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है बेटा, इस लेक्चर में यही। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपसे ह्यूमन स्केलेटन पे बात करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका हामी नासर रहे। अल्लाह हाफिज़।